नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रैपिड रिवीजन कोर्स में आज थर्ड क्लास है। अब तक जो हमने पढ़ा था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वर्ड था और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। सबसे पहले जब मांग 1934 में एम एन रॉय ने शुरू की थी और 1946 में लगभग 12 से 13 साल बाद जाकर वो डिमांड एक्सेप्ट हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा एक पूरा बड़ा संविधान बनाकर तैयार किया गया। और उस संविधान में कहां से हमने जो बेसिक आइडिया था वो लिया और एक अपना खुद का संविधान बनाकर तैयार किया। और आज जो संविधान बना रखा, जो 1950 में हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेमस है। जो सबसे पहली जो विशेषता है वो है लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। इसका मतलब क्या है? जो हमारा संविधान है उसमें 395 आर्टिकल है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन आज उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं और जिसका जो नंबर है वो 470 हो चुका है, शेड्यूल का नंबर 12 हो चुका है और जो पार्ट है उसकी भी लिमिट बढ़ चुकी है। लेकिन ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वो आज भी 22 ही है। उससे पहले जैसे पार्ट नंबर 18, 14 ए वो जोड़कर रखा गया है। जैसे पार्ट नंबर 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अलग से ऐड किया गया है। ऐसे जो पार्ट्स का नंबर है वो बढ़ चुका है और ऐसे ही जो आर्टिकल्स हैं वो वैसे ही बढ़े हैं। जैसे आर्टिकल 21 ए हो गया, 39 का ए हो गया। ये इस प्रकार से जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो बढ़ चुके हैं। जो पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आपने एक बात देखोगी कि यहां 2 शब्द लिखे हुए हैं। लेंथियस्ट का तो मतलब मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब रिटर्न की हम बात करते हैं, रिटर्न 2 प्रकार का होता है, रिटर्न और अनरिटर्न। अब इसमें क्या फर्क है? अनरिटर्न का मतलब यह हुआ कि जो संविधान है वो लिखकर तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ पता है कि भाई ये संविधान की कुछ बातें हैं, ऐसा नहीं है। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी संविधान बना हुआ है। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि वो 1950 में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया उसकी लिमिट के हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉलो होता है, उसमें पार्लियामेंट की एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। यानी हर टाइम जो पार्लियामेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तौर पर काम करती है। लेकिन जो हमारी जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो 1950s में ही खत्म हो चुकी थी। उसके बाद पार्लियामेंट उसमें जो अमेंडमेंट है उसमें कुछ चेंज कर सकती है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के तौर पर काम नहीं करती। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ऐसा नहीं है, वो हर टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के तौर पर काम करती है। जो दूसरा फीचर है जो कल मैंने आपको करवाया, ट्रांसफॉर्म वेरियस सोर्सेस। इंडिया ने अपने जो बेसिक पार्ट है वो बहुत सारे देशों से लिया है। जो स्ट्रक्चरल आइडिया था हमारे देश का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। यूएस से ले रखा हमने, जैसे फंडामेंटल राइट है, वो जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, वो बहुत सारी चीजें हमने यूएस से ले रखी है। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ले रखा है, कैबिनेट सिस्टम ले रखा है, सिंगल सिटीजनशिप ले रखी है। ऐसे ही जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां हमने जो इमरजेंसी प्रोविजंस में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है वो एक पॉइंट वहां से ले रखा है कि कैसे जो आर्टिकल 358 है और आर्टिकल 359 है वो इमरजेंसी के टाइम कैसे काम करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जब मैं आपको इमरजेंसी बताऊंगा तो वहां सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे संविधान को बदलना इतना भी आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ केस में जो हमारा संविधान है उसको बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ केस में
जो हमारा संविधान है उसको बदलना इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ केस ऐसे हैं जहां जो स्टेट की जो पावर है, अगर उनको बदला जाता है, मान लीजिए जीएसटी, जब जीएसटी आया तो वहां स्टेट की टैक्सेशन पावर को बदला जा रहा था, तो उसमें जो ये बिल जब पास हो रहा था तो वहां जो स्टेट की रेटिफिकेशन, मतलब जो हरियाणा, पंजाब, यूपी, जो ये स्टेट है, इनकी असेंबली की भी हमें से चाहिए थी कि वहां की जो असेंबली है वो ये कहते कि हाँ आप जीएसटी लागू कीजिए। मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो गया उस काम को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे अब जो मुद्दा चला हुआ है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट हमारी, उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, वो इसको आसानी से बदल सकती है। यानी आप देखिए, एक पॉइंट पर संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जहां संविधान में संशोधन करना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू अदर। अब जो नेक्स्ट जो फीचर है उस पर जब हम बात करेंगे तो वहां फेडरल और यूनिटरी सिस्टम बताया है। अब जो इंडिया में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है उसका मतलब क्या है? सेंटर के पास और स्टेट के पास अपनी अलग अलग पावर है, उनकी पावर है वो बटी हुई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इंडिया के हिसाब से है वो विद यूनिटरी बायस। अब इसका मतलब क्या? जो फेडरल सिस्टम है उसका मतलब हुआ कि सेंटर की अलग पावर है और स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी अलग पावर है। लेकिन वही उसके साथ लिखा हुआ है यूनिटरी बायस। उस यूनिटरी बायस का मतलब है कि एक टाइम ऐसा आता है जिसका नाम है इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है वो मणिपुर में लगा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने आर्डो एडुडेंट पर पूरी वीडियो बना रखी है कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता कैसे है। लेकिन एट प्रेजेंट आप ये समझ लीजिए, एक स्पेशल पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर देश पर कहीं खतरा आ जाए, किसी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेबिलिटी ना हो, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। अगर देश के ऊपर खतरा है तो वहां इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो उस केस में जो सेंटर की जो पावर है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाती है, उसके पास कोई पावर नहीं रहती। जो सारी की सारी जितनी भी पावर है, जो स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। इसलिए ये बातें लिखी हुई है कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है वो एक ही है। मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पीएम है, जो वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और उस लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक ही है। जो एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो काम करेंगे, वो जो एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करेंगे, तो वहां लेजिस्लेटिव में उनकी जवाबदेही है। ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनकी जवाबदेही नहीं होती? क्योंकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वो अलग अलग चीजें हैं, वो अलग अलग तौर पे काम करते हैं। उसके बाद जो सेकंड है, अगला है जो नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी। अब ये क्या चीज है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट तौर पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो काम करती है, वो किसी के भी प्रेशर में आकर अपना काम नहीं करती। मतलब अगर यूएस ये कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट को आप ये कानून बना दीजिए, ऐसा नहीं है। जो इंडियन पार्लियामेंट का जो मन करेगा वहां वो कानून बनाएगी, वो किसी के प्रेशर में के आकर काम नहीं करती। और जुडिशियल सुपरमेसी का मतलब क्या है? जुडिशियल सुपरमेसी का मतलब है कि जो हमारी जुडिशरी है वो सुप्रीम है। मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया, जो लॉ बनाया गया, अब जुडिशरी के पास उसकी अथॉरिटी है, उसको नल और वॉइड करार कर सकती है, उसको खारिज कर सकती है। अब खारिज कहां करेगी? खारिज करने पर दो बातें आती हैं।
प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो हमने जापान से ले रखा है, जिस प्रोसेस से जो वो बिल लॉ बनकर आया है, या तो वो गलत हो, या फिर जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता हो, तो उस केस में जो हमारी जो जुडिशरी है उसको नल और वॉइड, उसको खारिज कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। जो नेक्स्ट साइलेंट फीचर है वो रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? जैसा संविधान में लिखा है वैसा होगा। सभी लोग संविधान के बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो लॉ है वो सभी के लिए बराबर है, जो इक्वलिटी प्रमोट करता है, कहां? जस्टिस प्रमोट करता है, इन चीजों में आकर सभी लोगों को बराबर रखता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं। वो जो एक्सेप्शन केस हैं उसमें आते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194। ये कुछ एक्सेप्शन केस हैं जहां आकर जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो फेल कर जाता है। जब मैं आपको आर्टिकल 14 बताऊंगा, आर्टिकल 14 जो पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, वहां ये एक्सेप्शन दिए हुए हैं और ये एक्सेप्शन जरूरी भी है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है हायरार्की बनाना। और हायरार्की भी कैसे? जैसे सबसे पहले आ गया सेशन कोर्ट, उसके बाद आती है हाई कोर्ट, और उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो सेशन कोर्ट का जो फैसला है उसको हाई कोर्ट बदल सकती है, और हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में बदला जा सकता है। इसको बोला जाता है हायरार्की ऑफ जुडिशरी, या फिर आपको इसको बोल सकते हो कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी। लेकिन वही जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हम बात करते हैं, जो हमने यूएस से लिया है, और जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हम बात करते हैं तो वहां इसका मतलब आ जाता है कि जो किसी भी जो स्टेट है, मान लीजिए कंट्री है, उसमें 3 पिलर होते हैं, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, और वही होता है जुडिशरी। जो इंडिया की जो जुडिशरी है वो इन दोनों से अलग है, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करती है और जुडिशरी अपना अलग काम करती है। जुडिशरी का जो मेन काम है वो बात ही है कि वो संविधान की रखवाली करेगा। जो पूरा देश है वो संविधान के हिसाब से चलेगा। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? ऐसे मौलिक अधिकार जो जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां ये तो है फंडामेंटल राइट, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसके ऊपर आ गया लीगल राइट, और इसके ऊपर आ गया ह्यूमन राइट, और इसके भी ऊपर आता है जो वो आता है नेचुरल राइट, नेचुरल राइट्स। अब आप देखिए, एक मैंने आपको लिए वेन डायग्राम बनाया है। कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं, यानी फंडामेंटल राइट छोटा होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो बड़ा होता है, संवैधानिक अधिकार जिसको बोला जाता है। उसके बाद कुछ लीगल अधिकार होते हैं हमारे पास, उसके बाद ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, और ह्यूमन राइट्स के बाद कुछ नेचुरल तरीके से भी हमारे पास राइट्स हैं। ये राइट का एक वेन डायग्राम है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और खास तौर पर ये जो रीजनिंग का जो एग्जाम है वहां पूछा जाता है। अब बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट थे उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, यहां से हम अपने आप को रिपब्लिक कंट्री मानते हैं, और जब ये लागू हुआ तो उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, और जो 7वां फंडामेंटल राइट जो डिलीट हो गया वो था राइट टू प्रॉपर्टी।
और जो आर्टिकल जो 19 था उसके तौर पर काम करता था। तो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300 ए में, अनुच्छेद 300 ए में इसको ऐड कर दिया गया। और कब किया गया? 44th अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। और 6 जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात, अगर आप देश से बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए आर्टिकल 21 का यूज होगा, आर्टिकल 21 का यूज होगा, राइट टू लाइफ। और जो अगर आप देश के अंदर कहीं भी मूवमेंट करना चाहते हो, हरियाणा से यूपी, यूपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तमिलनाडु आप जाना चाहते हो, तो वहां आर्टिकल 19 का यूज होगा। दूसरी बात, अगर आपको फंडामेंटल राइट जो आपके वो इफेक्ट हो रहे हैं, और जब वो इफेक्ट होते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको आर्टिकल अनुच्छेद 32 का यूज होगा। और जो आर्टिकल 32 है वो इटसेल्फ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, लेकिन आप हाई कोर्ट जाना चाहते हो, तो हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 इस आर्टिकल का यूज होकर आप डायरेक्ट अपने मौलिक अधिकार का बचाव रखने के लिए आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट जब बात करेंगे, वो नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है उसके ऊपर बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है उसके तौर पर काम करता है। जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल जस्टिस के तौर पर काम करता है। और जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के तौर पर काम करता है। और फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी, इन दोनों को मिलाकर कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। इन दोनों मिलाकर फंडामेंटल ड्यूटीज इसलिए ऐड की गई थी क्योंकि जब 1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो वहां एक सवन सिंह कमेटी बनाई, और उस सवन सिंह कमेटी ने यह कहा, अगर आप संवैधानिक तौर पर फंडामेंटल राइट दे रहे हो, मौलिक अधिकार दे रहे हो, तो उन सब लोगों के लिए कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के प्रति बाध्य हो। लेकिन वो बाध्य तो नहीं हुई, लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बना दी गई। और जो सवन सिंह कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन से हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। और जब ऐड की गई उसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 यहां पर आकर वो ऐड कर दी गई। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वहां सवन सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया था वहां सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। लेकिन जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। लेकिन एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन कहां से कहां? 16 to 14, यानी जो अब उनके पेरेंट्स हैं उन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि देश की जो लिटरेसी लेवल है उसको एनहांसमेंट कर सके। अब ये मैंने बताई, ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जो ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसको आप राइट टू एजुकेशन के नाम से भी जानते हो। जो 86 अमेंडमेंट है वो फंडामेंटल राइट में भी फेरबदल करता है, डीपीएसपी में भी फेरबदल करता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में तो करता ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? भारत में आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो, आपके ऊपर कोई मनाही नहीं। आप हिंदू को फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कीजिए, मुस्लिम को चाहते हो तो मुस्लिम को करें, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जब वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां कुछ बाध्यनेस आ जाती है, वहां पर रोक लगा दी जाती है।
वो एक पर्सनल डिसीजन बन सकता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी धर्मों को प्रमोट करता है, लेकिन जो वेस्टर्न देश है, मतलब जो यूरोप की जो कंट्री है, वो सेकुलरिज्म को प्रमोट नहीं करती, वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती। लेकिन वही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी धर्मों को प्रमोट करता है। इस प्रकार का जो इंडियन सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष जो देश है, वो भारत है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, उसका मतलब क्या होता है? 18 साल से जो भी ऊपर होगा उसको वोट डालने का अधिकार है। और ये कब लाया गया? 61 अमेंडमेंट 1988। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वहां जो एज थी वो 21 हुआ करती थी। 61वां संविधान संशोधन के तहत ये जो एज फैक्टर है वो 18 कर दिया गया, यानी रिड्यूस कर दिया गया। ये वही टाइम था जब एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, तो वहां 3 इलेक्शन कमीशन कर दिए गए, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। और जो ज्ञानेश कुमार जी है वो अब चीफ इलेक्शन कमीशन बने। कब? 18 फरवरी को ही। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज, सॉरी सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि हरियाणा की भी जो लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उनके पास एक ही नागरिकता है, वह भारत की। स्टेट वाइज कोई नागरिकता नहीं है। लेकिन जब यूएस की बात करोगे तो मैंने कल भी आपको बताया था, तो वहां जो नागरिकता थी वो स्टेट की भी अलग थी और जो पूरे यूएस की वो अलग थी। 2 नागरिकता को संभालना पड़ता था। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं। वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज का मतलब क्या होता है? इलेक्शन कमीशन, दूसरा आ गया यूपीएससी, ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। ये जितने भी बॉडीज हैं ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं। इनके ऊपर सरकार का कोई प्रेशर नहीं होता और सरकार के अंडर प्रेशर आकर ये काम नहीं करती। ये अपने हिसाब से काम करती है। जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लेवल है, उसको ठीक बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है। नेक्स्ट है बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब क्या है कि अगर बाहर से कोई खतरा है हमें तो वहां इमरजेंसी लग सकती है। अगर स्टेट के अंदर ठीक तरीके से सरकार नहीं चल रही तो वहां प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, जो इमरजेंसी प्रोविजन का ही पार्ट है। और वहीं जो नेक्स्ट है फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए देश में तो उस केस में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 का यूज होगा, फंडामेंटल रूल के लिए आर्टिकल 356 का यूज होगा, और वहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360 का यूज होगा। ये तीनों आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। वही जो नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद वो है 3 टायर गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एक आता है पंचायत लेवल, एक ब्लॉक लेवल और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। आमतौर पर आप जानते हो यहां सरपंच बनता है, यहां ब्लॉक समिति का मेंबर बनता है और यहां होता है जिला पार्षद इलेक्शन। ये इस तरीके से ये काम करते हैं। और ये कब लाया गया? 73 अमेंडमेंट 1992 और 74th अमेंडमेंट 1992। तो 74th अमेंडमेंट है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, मतलब जो शहरों के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहां पर भी 3 लेवल पर गवर्नमेंट्स है। अब ये दोनों आर्टिकल्स, सॉरी संविधान संशोधन है, ये बहुत सारी कमेटीज के द्वारा रिकमेंडेशन देने के बाद हुए। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। इन सभी कमेटीज के मैं आपको नाम लिखवाऊंगा कि कौन सी कमेटी ने कौन से टाइप की गवर्नमेंट बताई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोविजंस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है।
स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, पूरी कंट्री लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि कुछ चुनिंदा लोग मिलकर एक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वो जो देश की जो इकोनॉमी है उसमें कुछ अपना हाथ बटाएं। इस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर, एक ग्रुप बनाकर हम काम कर सकते हैं। कलेक्टिव वे में अगर हम काम करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट निकलने की बहुत अच्छी उम्मीद होती है। अब जितने भी मैंने आपको जो प्रोविजंस बताए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब टॉपिक को आप समझ लोगे तो उसके बाद जो इंडियन पॉलिटी है वो बहुत नामात्र रह जाती है। उसके बाद आपको चीजों का सिर्फ पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो कहां तक है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोविजंस ही है इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आने चाहिए। जब तक आपको ये प्रोविजन समझ में नहीं आएंगे तब तक आप पॉलिटी के अंदर पकड़ नहीं कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। और आपसे रिक्वेस्ट है, आर्डोर एडुडेंट रोज शाम 7:15 पर आपके लिए लाइव क्लास लेकर आता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको ज्वाइन करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।